तो हो गया है ना। तब शंख पाल काल सर्प दोष तक हो गया है ना आप लोगों का, बताइए। जी गुरुदेव। चलिए शंख पाल तक हो चुका है, हम लोग कुछ चीज नहीं रहा। पद्म काल सर्प दोष पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पद्म काल सर्प दोष निर्मित कैसे होता है और इसका क्या फल है, किन किन भावों से यह जो है सो निर्मित होता है, इत्यादि पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए आप लोग, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को। गुरुदेव बोर्ड आज दिख, क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा विषय? काल सर्प दोष चल रहा है भगवान, काल सर्प दोष। जी। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को। तो पद्म काल सर्प दोष, ठीक है। पद्म काल सर्प दोष हम लोग इस भाव से, इस भाव से निर्मित, इस भाव से निर्मित, ये चार पढ़ लो, पांचों पंचम भाव से, ठीक ना, पंचम भाव से, ठीक है। तो पंचम भाव से यहाँ पर राहु और यहाँ में, ठीक है। इन भावों में, भगवान। इन भावों के अंतर्गत अगर सारे ग्रह आ जाएं, ठीक है, उदित अनुदित, ठीक है ना, ज्यादा प्रभावी उदित काल सर्पदोष होता है, अनुदित का प्रभाव भी प्राप्त होता है कालांतर में हमें मिलता है, ठीक है। तो राहु और इन केतु, इनके मध्य में अगर ग्रह आ जाए, ठीक है ना, राहु और केतु इनके मध्य में सारे ग्रह आ जाएं, तो फिर हमारा काल सर्पदोष योग का निर्माण होता है। जो काल सर्पदोष का निर्माण होता है वह होता है पद्म काल सर्पदोष, पद्म काल सर्प योग, ठीक है। अब पद्म काल सर्प योग का क्या फल है। अब पंचम भाव को इसने प्रभावित किया, एकादश भाव को प्रभावित किया, इसके अतिरिक्त इसकी जो दृष्टि है पंचम, ठीक है, पंचम नवम, केतु का पुनः जो है सो हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ में सप्तम भाव, केतु का पुनः देखेंगे, केतु पंचम नवम, तो ये सारे भाव जो है प्रभावित हो, ठीक है, हुए ना। देखिए अब इनका जो है सो प्रभाव क्या है, यह किस प्रकार से प्रभावी होता है। तो जो पद्म काल सर्प दोष होता है, इसमें पंचम से एकादश भाव के बीच में सारे ग्रह जो हैं चले जाते हैं, ठीक है। पंचम से एकादश भाव के बीच में सारे ग्रह चले जाते हैं। इसके कारण संतान, संतान पक्ष में सुख में कमी, ठीक ना, संतान पक्ष के सुख में कमी। तो संतान पक्ष का सुख में कमी क्यों, तो पुनः आप लोग भाव को देखिए, कौन सा भाव जो है संतान पक्ष का कारक है, कौन सा भाव बताइए। पंचम भाव, पंचम भाव, पंचम भाव। भाव से हम लोग संतान पक्ष का निर्णय करते हैं ना। तो संतान भाव के सुख में कमी, यह जो है संतान, कभी कभी संतानहीनता,
अल्प संतान, संतान के ग्रोथ विकास, उसमें जो है सो कमी इत्यादि प्रकार के जो भी पंचम भाव से बुद्धि विद्या इत्यादि का निर्णय भी हम लोग करते हैं, तो इसमें भी यह जो है सो अपना रोल निभाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ गुप्त रोग, देखिए नवम भाव, अष्टम भाव, लग्न, सप्तम, ठीक है। तो जो जो भाव इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक ना, जो जो भाव इसके अंतर्गत आ रहे हैं, इन सबके सुखों में यह जो है अपनी कमी प्रदान करेगा। ठीक है, बोलिए। जी गुरुदेव। चलिए, गुप्त रोग भी उसमें त्रुटि, ठीक ना, यानी कि हम जो जातक है गुप्त रोग से पीड़ित भी होगा। ठीक है। इसके साथ ही चिकित्सा में अधिक धन खर्च होगा, अधिक धन खर्च होगा चिकित्सा में। ठीक है। रोग इत्यादि का भी जो है सो निर्णय हम लोग करते हैं, है ना। तो इन सभी में यह जो है त्रुटिपूर्ण व्यवहार लाएगा। दुर्घटना एवं हाथ में तकलीफ, ठीक है। दुर्घटना इत्यादि का जो निर्णय होता है कौन से भाव से करते हैं बताइए। जातक दुर्घटनाग्रस्त होगा कि नहीं होगा, या किस भाव से चर्चा करते हैं? छठे अष्टम भाव से। अष्टम भाव को देखते हैं ना, एक्सीडेंट, चोट चपाट इत्यादि का। बोलिए। देखते हैं गुरुदेव। आयु में अवरोध, बोलिए। अष्टम भाव से आयु का जो है सो निर्णय देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बोलिए। जी जी प्रभु जी। जी गुरु जी देखते हैं। लेकिन गुरु जी अष्टम भाव अगर खाली हो, अगर वहाँ कोई ग्रह न बैठा हो, राशि बस हो, तो कैसे पता चलेगा? भगवान दृष्टि भी तो देखिए, केतु की दृष्टि भी तो देखिए। जी जी भगवान। केतु की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी जी पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है। इसमें त्रुटि लाएगा ना। जी जी गुरु जी भगवान। नौवीं दृष्टि तो सप्तम भाव पर आएगी ना? जी नौवीं दृष्टि तो सप्तम भाव पर आएगी ना? हाँ ठीक है। चार, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस भाव पर जो है सो नौवीं दृष्टि है। ठीक है। राहु की हमारी 7 8 नौवीं दृष्टि यहाँ पर, अष्टम पर दृष्टि नहीं है। चार चौथी दृष्टि, नौवीं दृष्टि, बिल्कुल 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 सत्य कर रही हैं आप। तो त्रुटि कहाँ से हुई? नौवीं पर दृष्टि जो है सो नहीं पड़ रही। अष्टम पर दृष्टि नहीं पड़ रही है केतु जी भगवान। हाँ अब तो कलिया तो दुनिया से हम बात करेंगे तो कल बिल्कुल 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 सही है। चलिए, तो फिर इसको जो है सो देखना पड़ेगा एक बार। तो इन भावों से जो है सो जो जो निर्णय करते हैं उनमें देखिए कहीं पर आ रही हो दृष्टि। एक बार दोबारा बताएं भगवान, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, पंचम और एकादश इन भाव के बीच में अगर ग्रह आते हैं, पंचम और एकादश, चाहे वह उदित हो या अनुदित हो, ठीक है ना। काल सर्प दोष जो है
दोनों प्रकार से बनता है। पंचम से भी मतलब उदित से भी और अनुदित से, राहु वक्र गति से, तो पंचम से यह चतुर्थ की ओर जाएगा। केतु से यदि निर्णय करें तो एकादश से इस ओर आएगा। बोलिए, आएगा ना वक्र गति। केतु, राहु भी वक्री है, केतु भी वक्री है, तो यह जो है इनकी वक्र गति इधर आएगी ना। बोलिए प्रभु जी, प्रतिक्रिया दीजिए तब तो आगे बढ़े। जी गुरुदेव। तो वक्र गति के कारण जो प्रभाव हुआ जातक के ऊपर, वक्र गति का जो प्रभाव हुआ उसके अंतर्गत में सारे ग्रह आ जाएंगे। ठीक है, हमारे राहु केतु इनके मध्य 180 डिग्री का जो सर्किल निर्माण होगा उसमें, तो राहु यहां पर है। अब ये मार्गी गति से नहीं चल रहा है, वक्री गति से इस ओर चलेगा। केतु यहाँ पर है तो ये इस ओर नहीं जाएगा, इस ओर आएगा। ठीक है, इस भाव और इस भाव के मध्य में अगर सारे ग्रह आ जाए, ठीक है, तो यह जो है अनुदित काल सर्पदोष होगा। बोलिए, राहु और पंचम से एकादश, तो पंचम से एकादश इस ओर से भी आ सकता है, इस ओर से भी आ सकता है। इस ओर से बनेगा तो यह जो है अनुदित काल सर्पदोष, इसका प्रभाव जातक को कालांतर में प्राप्त होगा। कालांतर यानी कि समय के साथ, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ राहु ही उसमें डोमिनेट करेगा, नहीं, केतु भी तो अपना रोल निभा रहा है। इधर से इसके बीच में यदि आ जाता है, चतुर्थ से लेके दशम ये द्वादश भाव के बीच में, तो यह जो है उदित काल सर्पदोष का निर्माण होगा। बोलिए, उदित काल सर्पदोष का, तो चाहे इस ओर से बने या इस ओर से बने, यह जो है काल सर्पदोष योग का निर्माण होगा। अब आंशिक बनेगा तो लाभ जो राहु को देना है वह जो है सो हानि कुछ कम करेगा, या कालांतर में जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा इत्यादि चलेगी, ठीक ना, तो वह उस समय ज्यादा जो है सो नुकसान करेगा। ठीक है, लेकिन काल सर्प दोष योग का निर्माण इन दोनों में से हुआ ना, उदित को चाहे अनुदित को, तो यह जो है जिन अपनी दृष्टि डालेगा। ठीक है, जिन जिन भावों को नुकसान पहुंचाएगा, नेगेटिविटी तो चारों तरफ से है ना। राहु और केतु एक चुंबकीय क्षेत्र, जी नकारात्मक तो पैदा करेगा ही भगवान। नकारात्मक तो जो है सो ग्रहों के शुभत्व प्रभाव पर हानि तो लाएगा ही ना। जी जी भगवान, ग्रहों के शुभत्व पर तो यह जो है सो हानि लाएगा ही। अब नेगेटिव इधर की ओर हो, चाहे नेगेटिव ऊर्जा इधर की ओर हो, ठीक है, लेकिन प्रभाव तो नकारात्मक ही लाएगा ना। बोलिए, तो जी गुरुदेव। जिन जिन भावों पर इसकी दृष्टि पड़ेगी वहां वहां प्रभाव जो है यह अधिक जो है सो बुरा लगेगा। ठीक है, अधिक बुरा प्रभाव देगा, उनके शुभत्व में हानि करेगा। ठीक है, उनके विकास को वह जो है अवरुद्ध करेगा। ठीक है, जी जी। चलिए, राहु को जाना है इधर की ओर क्योंकि वक्री गति है, लेकिन इसकी दृष्टि देखता तो सामने ही है ना, 1 2 3 4 5 इस भाव पर इसकी दृष्टि आएगी। इस भाव के फल में जो है यह जो है अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, केतु ये जाएगा इधर की ओर, लेकिन दृष्टि जो है
इसकी कहाँ पड़ेगी, बोलिए, आगे की ओर ही ना, बोलिए। एक, दो, तीन, चार, पांच दृष्टि आई। अब इसकी 9वीं दृष्टि, पांचवी दृष्टि यहाँ हुई, 6, 7, 8, 9 लग्न को प्रभावित किया, ठीक है। 5, 6, 7, 8, जी 9 यहाँ पर आई। अब कौन कौन से लग्न सप्तम, तृतीय, पंचम में बैठा ही है, एकादश में बैठा ही है, साथ साथ में नवम। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 भावों को इसने पीड़ित कर दिया। बोलिए, इन 6 भावों को तो इसने पीड़ित कर ही दिया। बोलिए प्रभु जी। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। एकादश दृष्टि भी होती है क्या, राहु की या केतु की? नहीं भगवान। सिर्फ पांचवी, 9वीं और 7वीं यही दृष्टि होती है। जी जी गुरुदेव, 3 ठो। चलिए, तो इन भावों के विकास में यह जो है सो अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। इन भावों को ज्यादा जो है सो पीड़ित करेगा, ठीक है। इन भावों को अधिक पीड़ा पहुंचाएगा। तो इन भावों से जिन जिन कारकत्वों को देखा जाता है, जिन जिन विषयों को देखा जाता है, उन भावों में यह जो है सो अवरोध उत्पन्न करेगा। पंचम से हम लोग विद्या, बुद्धि, संतान देखते हैं ना, तो इस भाव पर यह जो है अपना फल जो है पूरा प्रभाव डालेगा। नवम भाव से भाग, धर्म, उन्नति, ठीक है। तो इस भाव को भी यह जो है सो पीड़ित करेगा। सप्तम से व्यापार, व्यवसाय, पार्टनरशिप, प्रेम, इन भावों पर यह जो है सो अपना बुरा फल देगा। एकादश भाव से, ठीक है, आय का जो है सो हम लोग विचार करते हैं, इनकम, ठीक है, अच्छा इनकम, बुरा इनकम, गलत रास्ते से इनकम, जो भी है, इन सब पर यह जो है सो अपना दृष्टि जो है सो पूरा दृष्टि डालेगा। लग्न से जो है सो हम लोग पर्सनैलिटी, शारीरिक पुष्टता, मानसिक चिंतन, बौद्धिक विकास देखते हैं ना, तो इसका जो है सो हम लोग निर्णय करेंगे। इन भावों पर यह जो है अपना पूरा प्रभाव डालेगा। तृतीय भाव से सहोदर का स्वास्थ्य देखते हैं ना, नाना पक्ष इत्यादि का जो है सो देखते हैं ना, बोलिए, बताइए प्रभु जी, तब तो आगे बढ़े। तो कहाँ से प्रभु जी? कहाँ तृतीय गुरुदेव? भाव से सहोदर का विचार करते हैं ना। जी 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 जी। जी तृतीय भाव से देखते हैं सहोदर। हाँ, तो इन सभी पर यह जो है अपना बुरा प्रभाव डालेगा, इसके विकास को रोकेगा, ठीक है। तो इनसे जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है, जो जो फल इनसे प्राप्त होता है, इसके फल में यह जो है त्रुटि उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब इसके साथ में ये पूरा जो है सो भाव प्रभावित किया है इसने, ठीक है, क्योंकि अब इस भाव पर इसकी दृष्टि नहीं है, इस भाव पर 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 दृष्टि नहीं है, और इस भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि जो है नहीं पड़ रही है, यही ना। लेकिन ध्यान में देखते हैं कि ग्रहों की जो है एक पाद दृष्टि होती है, यानी कि 25%, द्विपाद दृष्टि होती है, यानी कि 50%, त्रिपाद दृष्टि होती है, यानी कि 75%, और एक होती है 100% दृष्टि, है ना, संपूर्ण दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि जिसको बोलते हैं। तो किसी जी भी ग्रह की 7वीं दृष्टि संपूर्ण दृष्टि होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जी जी। किसी भी ग्रह की 7वीं दृष्टि संपूर्ण दृष्टि जो है मानी जाती है। तो इसके अतिरिक्त जो है इस भाव पर इसकी जो है
इनमें से कोई दृष्टि एक जो है अवश्य पड़ेगी जिससे इसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना, यानी कि अष्टम भाव को यह जो है अवरुद्ध करेगा। किसी न किसी प्रकार से केतु की जो है इस भाव पर द्विपाद या त्रिपाद दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण इसको जो है यह जो है नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, छठे भाव को, जो कि रोग का कारक है, शत्रु पीड़ा का कारक है। 6, 8, 12 बोलिए। है ना? जी 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 गुरुदेव जी। हाँ, तो अगर इनकी एक पाद, द्विपाद या त्रिपाद में से कोई दृष्टि पड़ेगी तो इन भावों को भी जरूर यह जो है नुकसान पहुंचाएगा, और इसका जो है सो फल जो है विकास में और इसके फल में जो है सो अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, गुरुदेव एक प्रश्न था छोटा सा इसी को लेकर। बोलिए प्रभु जी। राहु और केतु वक्री चलते हैं, ठीक है, किंतु उनकी दृष्टि क्या मार्गी होती है? दृष्टि मार्गी होती है प्रभु जी। जी कोई गुरुदेव, भी ठीक। देखिए, राहु और केतु का निर्माण कैसे होता आप सभी लोग जो है तो जानते हैं, वज्रचक्र के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, देखिए वक्री होने का एक और जो है सो कारण है। ठीक है, दो प्रकार से वक्री जो है सो हम लोग को समझना चाहिए। देखिए, ये जो है पृथ्वी को स्थिर माने या सूर्य को स्थिर माने, तो जिस मार्ग पर सूर्य भ्रमण करे या जिस मार्ग पर पृथ्वी भ्रमण करे, ठीक है, वह जो है सभी राशियों में पूरे भचक्र का सभी राशि, यदि सूर्य को यदि हम माने तो सूर्य सभी राशियों का भ्रमण जो है, पूरा भ्रमण जिसको एक भचक्र का जो है सो पूरा भ्रमण कहा जाता है, वह एक वर्ष में कर लेता है ना। बोलिए। जी 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 गुरुदेव। जी जी जी। पृथ्वी को यदि हम माने गतिमान, ठीक है, तो पृथ्वी भी सूर्य की एक परिक्रमा एक वर्ष में पूर्ण कर लेती है। बोलिए। जी 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 भगवान, एक वर्ष में वो राशि परिवर्तन होता है सूर्य भगवान का। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के ही 2.25 दिन में, और पृथ्वी को परिक्रमा करके भचक्र को जो है एक इस प्रकार से जो है काटता है, सूर्य के क्रांति वृत्त को या पृथ्वी के जो है सो परिभ्रमण के मार्ग को। तो ये जो दो भाग कटे, ठीक है, ये जो दो भाग कटे यही इसके राहु और केतु हुए। बोलिए। जी जी भगवान। तो ये राहु और ये केतु, अब कहने का तात्पर्य है कि राहु और केतु के मध्य, यानी कि या तो ईश्वर या तो ईश्वर, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना। बोलिए, एक उदित होगा एक अनुदित होगा। जी जी। अब यह जो है एक वक्र का जो है सो निर्णय यह भी किए हैं कि परिभ्रमण करते वक्त, ठीक है, कोई जो ग्रह है वह धीमा पड़ जाता है, ठीक है, धीमा पड़ जाता है। तो आप कल्पना करिए कि जो हमारे सूर्य या पृथ्वी का जो परिक्रमा करने का जो है सो गति है, और ये हमारे चंद्रमा जो सबसे तीव्र ग्रह है, ठीक है, इनके जो परिभ्रमण का जो है सो जो पथ है, यह तो इनकी अपेक्षा जो है स्लो है ना, धीमा है ना। बोलिए, तो इनकी गति के आगे यह जो है धीमा पड़ गए। बोलिए बोलिए। जी जी भगवान। जी जी गुरुदेव। अब वक्र गति का नियम बनाए हैं कि यह जो है उल्टा चलते, ठीक है, उल्टा चलते, यानी कि जो भ्रमण का चक्र है ऐसे जो पूरा करना है, ठीक है, उसको यह जो है उल्टी गति से जो है सो चल रहे हैं। तो इसका मतलब एक और जो है सो दिया गया है,
पुस्तक के अंतर्गत कि कोई ग्रह जो है सीधा चले, ठीक ना, कोई ग्रह सीधा चले और कोई एक और ग्रह है जो उससे धीमा चले, ठीक है, तो इसकी गति के आगे, क्योंकि यह भी सीधा चल रहा है, ठीक है, और यह जो है थोड़ा सा तेज चल रहा है, तो इस गति के आगे यह जो है, इस गति के आगे जो है ये जो है धीमा पड़ गया, इसलिए जो है इसको वक्र गति बोला गया, ठीक है। वक्र गति जो है सो नवीन जी भाई साहब, एक प्रश्न है हमारा, राहु से ही संबंधित है। जी जी, क्या राहु जो है तो ये पारिवारिक जीवन में इसकी क्या भूमिका रहती है? पारिवारिक जीवन में राहु की क्या भूमिका रहती है, यही प्रश्न है ना। जी जी। चलिए, राहु से हम लोग अगर भाव प्रकरण के अंतर्गत और ये जो है आपका ग्रहों के संबंधों से के प्रकरण के अंतर्गत बताया गया है, राहु जो है हमारे दादाजी, ठीक ना, दादाजी, इसका जो है सो कारकत्व निभाता है, और केतु जो है मतलब पितृपक्ष, और ये जो है मातृपक्ष संबंध के विषय, नानी। ठीक है, संबंधों के विषय में मातृपक्ष यानी कि नानी, नाना, ठीक ना, नानी नाना, नानी नाना का जो है सो प्रतिनिधित्व करता है, और राहु जो है हमारे दादा दादी इत्यादि, दादा दादी का वो करता है प्रतिनिधित्व। और बाकी जो है सो जो संबंध है उसके विषय में भगवान बाद में चर्चा कर लेंगे, आज का जो विषय है इस पर हम लोग चलें, ठीक है। जी जी गुरुदेव। चलिए, तो हमने देखा यह जो है थोड़ी सी विषयांतर प्रश्न हो जाते हैं, तो इसको जो है इसको कोई बात नहीं, ठीक है। पंचम भाव और यहाँ पर एकादश भाव, इसमें राहु और केतु जो है सो विद्यमान है, तो इसका जो है प्रभाव किन किन चीजों पर दिया जाता है सब लगभग हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नोट कर लें। यह जो है पद्म काल सर्पदोष का निर्माण करता है, पंचम से एकादश के बीच में जो ग्रह आ जाएं, और दुर्घटना, हाथों में तकलीफ, मित्रों एवं पत्नी से विश्वासघात, सट्टा, लॉटरी, जुआ, ठीक ना, एकादश भाव से इसका जो है सुनिर्णय करते हैं। इसमें धन जो है सो व्यय करेगा, व्यय मतलब अपना सारा, ठीक ना, सब जो है सो समर्पण कर देगा। अच्छा, राहु अगर रहेगा एकादश में राहु अगर रहेगा भगवान, तब ना कि दृष्टि भी पड़ेगी, तब भी दृष्टि भी पड़ेगी तो भी भगवान, हमने बताया है कि जिस भाव में रहता है उसको भी पीड़ित करता है, और जिस पर दृष्टि डालता है में केतु यहाँ पर देखिए विराजमान है पहले से ही, केतु जो है विराजमान है वहां पर, देखिए जी जी। इसके साथ साथ शिक्षा भी हो सकता है कि शिक्षा जो है सो पूरी ना हो, अपूर्ण रहे, त्रुटि रहे, बार बार फेल हो, ठीक है जी वो अगर बुध और गुरु के साथ अगर इसकी युति बन जाती है तो और नुकसान देगा जी। और बुध और गुरु के साथ अगर इसकी युति बनती है तो शिक्षा के मामले में और जैसे कि प्रभाव डालेगा। बिल्कुल, ठीक है गुरुदेव, आगे बढ़े। जिस व्यक्ति पर जातक जो है अधिक विश्वास करेगा, जातक को उसी से धोखा भी मिलेगा, यह भी जो है सो देखा गया है।
जातक के विश्वास पात्र लोग जातक को धोखा देंगे। ठीक है, भाग्य की क्षति होगी, हानि होगी, क्योंकि भाग्य भाव पर भी इसकी दृष्टि है। गुप्त रोगों से भी जूझना पड़ता है। जी भगवान। सप्तम भाव से शायद गुप्त जनेंद्रिय इत्यादि का जो है सो हम लोग देखते हैं शायद सप्तम भाव से। जी जी गुरुदेव, जी जी बिल्कुल। चलिए, सुख में प्रयत्न करने पर भी इच्छित फल प्राप्ति नहीं होगी। संघर्षपूर्ण जीवन जातक का होगा। ठीक है, जातक को असाध्य रोग भी हो सकते हैं। असाध्य रोग हमने बताया है कि राहु रोग का कारक भी है, और असाध्य रोग यानी कि इतनी जल्दी जो है सो ठीक नहीं होगा, रोग चलेगा तो लंबा चलेगा। जी जी भगवान। तो मधुमेह हो जाए, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, गुरुदेव तो यदि इन ये योग बन ही नहीं रहा है, फिर भी आए? चतुर्थ ये काल सर्प दोष का निर्माण नहीं हो रहा है, और हाँ राहु चतुर्थ भाव में है, तो यानी हाँ, काल पुरुष की छाती यानी हृदय के ऊपर है, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल। संभावना बनती है कि उस व्यक्ति, उस जातक को हार्ट अटैक आ जाए? हाँ, हार्ट से संबंधी जो है सो हो सकता है कि बीपी हाई रहे। ठीक है, हार्ट से संबंधित जो है शिकायत होगी। राहु, क्योंकि देखिए राहु के बारे में कहा गया है, राहु और केतु को जिस स्थान पर रहते हैं उसको तो पीड़ित करते ही हैं। ठीक है, अन्य ग्रहों के बारे में जो है सो हमने देखा है, जहां तक जो भाव जिस ग्रह में स्थित हैं उससे ज्यादा जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं वहां अधिक प्रभाव डालते हैं। बोलिए। जी 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 गुरुदेव। लेकिन राहु इससे जो है सो अलग है। ठीक है ना, राहु जो है इससे अलग है। राहु दृष्टि डालता है वहां पर तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा, जहां स्थित है उस भाव के फल की भी हानि करता है। ठीक है, राहु और केतु दोनों के लिए है। जी जी गुरुदेव, जी 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 गुरुदेव। हाँ, और एक चीज और कहा गया है कि राहु जो है जिस भाव में स्थित है उसके भाव को, उसके जो बुरे फल हैं उसको जो है सो वृद्धि करता है। ठीक ना, और केतु जो है जिस भाव में स्थित होता है वहां का फल अकस्मात देता है, अकस्मात। ठीक ना, जी जी गुरुदेव। हाँ, आगे बढ़े। जी जी प्रभु। गुरुदेव, जी जी। चलिए, तो अगला जो है जो काल सर्प दोष का निर्माण होता है वह है महापद्म काल सर्प दोष। ठीक ना, तो महापद्म काल सर्प दोष कब होगा निर्मित? अब देखिए, छठा भाव और द्वादश भाव। अच्छा, देखिए छठे भाव और द्वादश भाव से निर्मित होगा राहु यहाँ पर, केतु यहाँ पर। फिर आप जो है इसके दृष्टि संबंधों को देखिए। ठीक है, तो जिन जिन भावों पर इसकी दृष्टि जाएगी और जिस जिस भाव में स्थित है वहां के फल को जो है यह जो है नुकसान पहुंचाएगा। एक चीज, जरूरी चीज जो है सो आप लोग देखिए, नवम भाव से जो है सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जातक का धर्म, दसम भाव से कर्म, एकादश से आय और द्वादश से, है ना, धर्म कर्म आय व्यय, ये चार भाव जो है तो जरूर देखते हैं हम लोग जातक के। ठीक है, ये चार भाव धर्म कर्म आय व्यय, इसका जो है सो जरूर जो है सो हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पे शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह, तो इन भावों पर जब अशुभता जाएगी तो निश्चित रूप से जातक को अशुभ फल ही
प्राप्त होंगे। ठीक है। अब राहु और केतु के बीच में मध्य में चाहे उदित या अनुदित कालांतर में मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, अनुदित काल सर्पदोष योग वह भी प्रभावशाली है, लेकिन इसका फल कालांतर में प्राप्त होता, तत्काल जो है सो नहीं मिलता है। ठीक है ना। प्रभावशाली जो है सो उदित ही होता है। समय के बाद कुछ जी समय जी के बाद उसका प्रभाव दिखाई देता है लोगों को। कालांतर का मतलब है कि अगर किसी भी ग्रह के साथ में राहु की दशा आ गई, ठीक ना, अब उसका सोचिए कि काल सर्पदोष का फल जो है सो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। केतु की अंतरदशा आ गई, केतु की अंतरदशा आ गई, कालांतर में उसका फल वहीं से उसको जो है सो मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि किसी बीमारी से जो है सो बनना शुरू हो जाए, कोई बीमारी जो है सो उत्पन्न हो जाए, कैंसर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, जातक को पता चले बाद में, जब उसकी क्योर नहीं है, यानी कि उसका जो है सो इलाज नहीं है, तब हो सकता है कि उसको जो है सो पता चले। ठीक है। कोई चोट चपेट लग गया, कहीं का नस जो है सो ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, अब वह जो है सो जातक को परेशान करेगा समय के बाद में। होता है ना, बचपन में कोई जो है सो कांटी गड़ गई या कोई छोटा सा चीज जो है सो गड़ गया, रक्त के अंदर चला गया, पता चलता है कब? 20 साल के बाद, कहीं पर दर्द, सूल पीड़ा इत्यादि हुई तब। जी जी बोलिए। यही जो है सो इनका जो है सो प्रभाव है राहु केतु का। अब देखिए महापद्म काल सर्पदोष का फल क्या है। तो महापद्म काल सर्पदोष का है फल, इस योग से पत्नी बिछोह, ठीक ना, चरित्र में गिरावट, चरित्र में गिरावट, शत्रुओं से निरंतर पराभव, पराजय जो है सो होगा, इसको शत्रुओं से निरंतर प्रभाव होगा। कितने भाव में? देखिए कौन से भाव में गुरुदेव? शत्रु का विचार कहाँ से करते हैं? छठे भाव से। छठे भाव से। छठे छठे तो छठा भाव से जो है सो प्रभाव इसका जो है सो अवरुद्ध होगा ना। छठा भाव प्रभावशाली है, ठीक है, तो जातक जो है सो शत्रु पे प्रभावित होगा, छठा भाव ही पीड़ित हो गया तो शत्रु इस पर प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है। जी भगवान। चलिए यात्राओं की अधिकता होगी और उसमें धन भी जो है सो व्यय होगा। ठीक है। केतु जो है सो बैठा हुआ है व्यय के साधन पर। ठीक है। विदेश जी जी यात्रा, भगवान, अगर 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 12 हो घर में, अगर उसमें किसी केतु वहाँ बैठा हुआ है तो वहाँ भाई यात्रा कराएगा और धन का खर्च तो कराएगा ही, वो तो धन बताए का थे खर्च गुरुजी। करेगा। हो सकता है कि विदेश यात्रा इसको बार बार करना पड़े, या किसी अन्य जगह पर जी जो जी है, अन्य जगह पर जो है कहीं पर जातक रहता हो, कोई केस इसको हो जाए, दिल्ली में रहता हो, पता चले कि तमिलनाडु में इसको जो है सो बार बार बुलाया जा रहा है, कोई जी केस हो भगवान, जी गया, भगवान। इसके कोई शत्रु जो है सो तमिलनाडु से जो है सो ई फाइलिंग कर दिए केस, अब जातक दौड़ते रहे, हाजिरी लगाता रहे। गुरुदेव फल जी फिर जी से भगवान, बोलिए सही इसका बात। शुरू से। जी फल इसका शुरू से बोलिए, महापद्म काल सर्प योग का फल शुरू से बोलिए। पद्म काल सर्पदोष योग जो है छठे से 12वें भाव के बीच में निर्माण होता है। ठीक ना। इसका फल इस क्या होगा गुरुदेव? जी जी। इस योग का फल है जातक को पत्नी बिछोह, पत्नी बिछोह, पत्नी छोड़ के जा सकती है, चरित्र में गिरावट, ठीक ना, जी गुरुदेव। शत्रुओं से निरंतर पराजय, शत्रुओं से निरंतर पराजय, यात्राओं की अधिकता, यात्राओं की अधिकता, युग आत्मबल की गिरावट, अधिकता, आत्मबल की गिरावट। आत्मबल में भी गिरावट आएगा, जी जी। डिमोरलाइज रहेगा, ठीक ना। जी गुरुदेव। हाँ, आगे गुरुदेव। जातक प्रयत्न करने पर
जातक, जब तक प्रयत्न करते भी रहे ना, जी जी, तो भी बीमारी से छुटकारा नहीं प्राप्त होगा। करने पर तो भी, बीमारी होगी, उसका जी इलाज जी, कराएगा, बीमारी में धन खर्च होगा। रोग का भी विचार हम छठे भाव से करते हैं। जी जी, ठीक है। छुटकारा नहीं पाएगी, जी गुरुदेव, और राहु यहाँ पर स्थित है, तो इसके जातक जो है, मतलब इसके शत्रु जो है, जी जातक के निरंतर कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहेंगे। ठीक है, जी निरंतर जो है जातक जो है इसके कोई ना कोई षड्यंत्र करके इसको जो है घेरने का, इसको परेशान करने का, बिना माने मतलब का। ठीक ना, जी, जी गुरुदेव, जी भगवान। षड्यंत्र करते रहेंगे और जातक उसमें जो है अपना इतना खो जाएगा कि अभी हमने बोला जातक का जो है आत्मबल गिर जाएगा। अब बताइए कि जो बार बार यात्रा करे, रोग से पीड़ित हो जाए, धन जो है सो खर्च होते रहे, शत्रु इस पर प्रभावी होते रहे किसी न किसी तरीके से, तो जातक का आत्मबल नहीं गिरेगा? बोलिए। जी भगवान। तो तथ्यों को जब हम सामने बिठाते हैं तो ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती है। ठीक है, सप्तम भाव पर देखिए, राहु, अब ये जो काल सर्प दोष है, यह कौन सा काल सर्प दोष है? तक्षक काल सर्प दोष योग। तक्षक नाम ही तक्षक। है, तक्षक काल सर्प दोष योग। राहु जो है सो सप्तम में और केतु जो है लग्न भाव में, लग्न में। ठीक है। जी जी भगवान। अब दृष्टि जो है सो पूर्णता जो है सो आप लोग देख ही सकते हैं, एक दूसरा जी जी बन रही है, सामने सामना। आमना सामने, तो लग्न और सप्तम दोनों पीड़ित। ठीक है। अब राहु, ठीक है, अब राहु यहाँ पर है पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5। नवम दृष्टि 1 5 6 7 8 9। ठीक है, पंचम, पंचम से पंचम, नवम। ठीक है, केतु का भी देखिए वही पंचम, पंचम से पंचम यानी नवम, यानी कि जो मूल त्रिकोण है उसको भी इसने पीड़ित कर दिया। क्या बोलिए। बताया गुरुदेव? तक्षक काल सर्प योग, सर्पदोष योग। तक्षक ना गुरुदेव? हाँ हाँ, तक्षक, तक्षक, जी जी, ठीक, तक्षक, तक्षक काल सर्प योग। जी जी, ठीक है, तक्षक काल सर्प योग। अब इसका क्या प्रभाव है? इससे जो है जातक सर्वाधिक पीड़ित होता है, और सबसे ज्यादा पीड़ित जो आजकल के सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, बोलिए, आजकल के सबसे ज्यादा प्रश्न किस किस से आते हैं बताइए? सबसे पहले व्यापार हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, पत्नी ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, है? बोलिए। जी जी आय, गुरुदेव, आय हमारा अच्छा होगा कि नहीं होगा, घर वाले हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, मेरा भाग्य कितना जो है सो मजबूत है, हमारा संतान जो है सो कितना पढ़ेगा, कितना लिखेगा, कितना जो है उसका जो है सो विकास होगा। ठीक है, क्या करें कि हमको जो है सो सफलता मिले। बोलिए, ये इस प्रश्न के अतिरिक्त जो है सो कोई प्रश्न आते हैं? बोलिए। नहीं भगवान। तो बस इनका जो है सो दे दीजिए। अब इसको लिख लीजिए आप। देखिए, पहले दृष्टि को पूरी तरह समझ लीजिए। राहु केतु, राहु की पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसकी नौवीं दृष्टि, 5 हो गया, 6 7 8 9। अब केतु को समझिए, केतु की पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9,
यानी कि मूल त्रिकोण, इधर का मूल त्रिकोण इधर से, ठीक है, लग्न और ये जो है सो पीड़ित हो ही गए। इनके भाव जितने नुकसान फल हैं सबको जो है सुबह बता दीजिएगा तक को। अब यह आंशिक हो चाहे उदित हो अनुदित हो, सारे के फल जो है सो प्राप्त होंगे ही, इसके ही बुरे फल प्राप्त होंगे। इसको लिख लीजिए, नोट कर लिए, इनको लिखवाते हैं। जी बोलिए प्रभु जी। लिख लिए गुरुदेव। चलिए अब इसका जो है सो फल लिखिए। सर्वाधिक जो है जातक वैवाहिक जीवन से पीड़ित होता है, सर्वाधिक। व्यक्ति के संपत्ति पर, धन पर, अधिक जो है इनकम पर, इनकम के स्टेबिलिटी पर, देखिए दोनों ही पक्ष में, इनकम की स्टेबिलिटी और वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की स्टेबिलिटी, दोनों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जी गुरुदेव। पार्टनरशिप में, व्यवसाय में हानि मिलती है। ठीक है, असाध्य रोगों से भी जूझना पड़ता है। प्रमोशन में जो है अवरोध आएगा, असाध्य रोग से जूझेगा, प्रमोशन में जो है सो अवरोध आएगा। ठीक है, और मानसिक चिंता जो है अकारण, कोई जरूरी नहीं है कि कोई कारण हो तभी जो है सो मानसिक अवसाद जो है सो उत्पन्न होगा। अकारण मानसिक तनाव आ जाएगा। अब अकारण भी होने के पीछे एक रीजन है, मानसिक तनाव। राहु जो है सो सप्तम दृष्टि अपना लग्न पर डाल रहा है, तो लग्न से किन किन चीजों का विचार करते हैं? मानसिक चीजों का विचार करते हैं ना, मानसिक स्टेबिलिटी, पर्सनैलिटी। ठीक है, इन सब पे प्रभाव आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई संशय? चलिए अब हम अष्टम, आठवां जो है काल सर्प दोष का जो है हम लोग प्रभाव पढ़ते हैं। वो आठवां क्या है? आठवें काल सर्प दोष का जो है सो नाम है करकोटक काल सर्प दोष योग। करकोटक, देखिए करकोटक काल सर्प दोष योग। करकोटक काल सर्प दोष, करकोटक काल सर्प दोष। गुरुदेव अष्टम से, गुरुदेव गुरुजी बोलिए प्रभु जी बोलिए। कक्षा का समय हो गया है, इसको कर लीजिएगा। आज जिसका कोई प्रश्न हो आज की कक्षा से संबंधित तो अपना प्रश्न अंतिम करकोटक, करकोटक काल राहु और ये केतु। ठीक है, ये करकोटक काल सर्प दोष योग का निर्माण कर। ठीक है, अब इनकी पांचवी नौवीं दृष्टि देख लीजिए। ठीक है, केतु की पांचवी, 1 2 3 4 5 इस भाव पे। नौवीं दृष्टि 6 7 8 9 दसम भाव पे, तो 5। छठा जो है छठे भाव पे दृष्टि डाला, यानी कि शत्रु रोग। दसम भाव पे यानी कि कर्म, पितृपक्ष, इस पर प्रभाव डालेगा। अब राहु, राहु का देख लीजिए 1 2 3 4 5 व्यय 6 7 8 9 यानी कि चतुर्थ। अब जो है देखिए 2 केंद्र भाव को इसमें पीड़ित कर। ठीक है, दोनों जो है धन की जो है जिसे देखते हैं व्यय और एक धन, इसको भी पीड़ित कर दिया राहु के स्वयं होने से। और अष्टम, अष्टम यानी कि जातक के गुप्त चीजों का जो पता है, ठीक है, आयु है, इनको पीड़ित कर दिया। तो अब इससे जो है सो क्या क्या चीज का जो है सो होता है जातक को?
रोग और दुर्घटना, एक्सीडेंट का जो है सो देखते हैं ना निर्णय कि जब तक अष्टम भाव से एक्सीडेंट का निर्णय करते हैं। बोलिए बोलिए प्रभु जी। जी भगवान। तो अकस्मात, मृत्यु, एक्सीडेंट, ठीक है, इसका जो है सो हम लोग अष्टम भाव से निर्णय करते हैं। तो इस पर जो है कष्ट जो है सो जातक होगा। एक्सीडेंट होगा, हो सकता है कि बच जाए, ठीक है, कोई केस वगैरह हो जाए उससे परेशान हो। एक्सीडेंट में इसका जो है सो स्वास्थ्य हानि, लाभ हो जाए, दुर्घटना हो जाए, चोट चपेट हो जाए, उसमें जो है सो जातक को जो है सो बाधा होगा, ठीक है। और आय की हानि, ठीक है, आय की जो है हानि, अर्थ जो है सो नुकसान, व्यय, व्यय भाव पर दृष्टि है ही राहु की, व्यय भाव पर दृष्टि है, तो व्यय भाव पर दृष्टि है तो इस पर जो है सो खर्च करेगा ही, ठीक है। जी गुरुदेव। व्यापार में नुकसान होगा इसको, पार्टनरशिप, ठीक है। भगवान। नौकरी में परेशानी, कर्म का जो है सो हम लोग जो है सो देखते हैं निर्णय, ठीक है, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, परमानेंट रहेगी, किस प्रकार की नौकरी रहेगी, अस्थायी तो रहेगा नौकरी में कि नहीं रहेगा। तो इससे जो है हमने केतु के नवम दृष्टि, ठीक है, केतु की नौवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, यानी कि इस पर भी जो है सो कुछ ना कुछ किसी प्रकार की हानि जो है सो ले आए, ठीक है, नुकसान होगा। मित्रों से हानि इसकी होगी, ठीक है। अधिकारियों से मन मुटाव होगा, तो उसके ऊपर के जो है सो जो लोग हैं, ठीक है, रोग की अधिकता रहेगी। और देखिए अष्टम भाव में यदि राहु होता है, ठीक है, अष्टम भाव में राहु होता है तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, साथ में किसी न किसी प्रकार का ऑपरेशन, ठीक ना, ऑपरेशन का भी जो है सो यहाँ पर बनता है योग। छठा भाव पर राहु की दृष्टि और अष्टम भाव केतु, छठे भाव पर केतु की दृष्टि और हमारा आठवें भाव में राहु यदि हो या इसकी दृष्टि हो तो ऑपरेशन का भी जो है सो बनता है। कोई ऐसा रोग हो जाए जिसमें जातक का ऑपरेशन, ठीक है, तो दुर्घटना इत्यादि है, किसी न किसी प्रकार से इसका ऑपरेशन का जो है सो योग बनता है, ठीक है। पार्टनरशिप में हानि होगा, धोखा मिलेगा, रोग की अधिकता होगी, जातक जहर भी खा सकता है, पॉइजन, विष का प्रकोप रहेगा जातक। और द्वितीय देखिए, द्वितीय भाव जो है मार्केश को भी दर्शाता है, इसको जो है सो आप लोग द्वितीय भाव जो है मार्केश, और वहां पर बैठा कौन है, केतु। देखिए केतु, केतु कौन है, सर्पों का जो है ना, केतु जो है सर्प, सर्प का पूछ, ठीक है। राहु जो है सो पूर्ण दृष्टि जो है सो देख रहा है, जी जी। ठीक है ना, तो किसी न किसी प्रकार से पॉइजन का भी जो है यहाँ पर हो सकता है कि जहर खा ले और जहर से जो है सो जातक को नुकसान होगा, मृत्यु कष्ट की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल बताए थे, केतु के जो है देवता कौन है, सर्प, है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। जी जी गुरुदेव। और द्वितीय भाव में बैठा है, तो निश्चित तौर से यह जो है द्वितीय भाव। अब सर्प क्या क्यों बात बोल रहे हैं, ईएनटी डिपार्टमेंट, देखिए ईएनटी डिपार्टमेंट, साथ ही साथ में 3 प्रकार के जो दोष हैं, त्रिदोष, पित्त, वात, कफ, उसका भी निर्णय यहीं से करते हैं, ठीक है। तो पित्त, वात, कफ, ईएनटी डिपार्टमेंट और साथ साथ में केतु वहां पर विराजमान है। तो निश्चित रूप से जो है सो देखिएगा कि ऐसे जातक जहर खा ले, ठीक है, या कोई जहरीला पदार्थ खा ले, फूड पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, तो जी 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 इन गुरुदेव। सभी चीजों से जातक को नुकसान होगा, ठीक है। ये जो है आपका कर्कोटक, कर्कोटक,
कर्कोटक काल सर्प योग का फल है। ठीक है, जी जी गुरु। क्लियर है? क्लियर है? जी जी अब जिनको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, ठीक ना? जी गुरुदेव। प्रश्न हाँ। ये था, जो ये जो सांपों के नाम रखे हैं, प्रथम भाव में हो, द्वितीय में हो, षष्ठम में हो, अष्टम में हो, तो ये ना जो सर्पों का नाम रखा है, इनका जो क्रम है उसमें विशेषता क्या है? कुछ तो कारण होगा कि अभी के आपने जो बताया उसको कर्कोटक नाम मिला है, हम्म, किसी को अनंत मिला है, किसी को वासुकी मिला है, तो कोई विशेषता होगी उसके पीछे? भगवान अब इसका तो जो है तो नामकरण के विषय में हमको जो है इतना जो है सो जानकारी नहीं। आप देख लीजिएगा, अगर कहीं से प्राप्त होता है तो ठीक है, थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इस पर ज्यादा अध्ययन नहीं। जो चीजें हमको जानकारी है या जानकारी प्राप्त हुई है वही जो है सो आपको बता रहे। जी जी गुरुदेव, ठीक, क्षमा। ठीक है ना? तो नामकरण किस प्रकार से हुआ यह जो है सो हम इस पर नहीं, क्योंकि उस पर उतना चिंतन भी नहीं किया, ना ही उस पर अध्ययन, ठीक ना? तो आप कहीं से प्राप्त होता है, किसी से प्राप्त होता है तो निश्चित जो है सो ले लीजिए, और जी, साथ जी। में सूचित भी करें। नई जी, जानकारी जी बाबा। मिलती है तो अच्छा लगता है हमको भी सीखने में। जी गुरुदेव। ठीक है भार्गव जी? जी 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 प्रभु। बिल्कुल, जो चीजें नहीं आती है उसके लिए आपको जो है सो निश्चित हम जो है सो ये करते हैं। ऋषि जी प्रश्न करिए प्रभु जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पंचम दृष्टि अगर अपने लेफ्ट साइड पे ग्रह बैठे हुए हैं, मतलब से वक्री चलता है तो सीधी साइड में ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी नवमी दृष्टि का क्या विचार किया जाएगा गुरुजी? नवमी भाव जो उसकी जो नवमी दृष्टि होती है उसका फल तब भी विचार किया जाएगा क्या? बिल्कुल विचार करेंगे प्रभु जी। दृष्टि का ऐसा जो है कि नहीं है हम एक भाव को छोड़ दें, एक भाव को रहने दें। नहीं गुरुजी, पंचम और सप्तम दृष्टि तो उसके ग्रह के अंदर ही रहेगी, चाहे इधर से बैठे चाहे इधर से बैठे, लेकिन नवमी दृष्टि का क्या विचार करेंगे काल सर्प दोष में? ये प्रश्न था मेरा। बताइए कि राहु यहाँ पर बैठा है, केतु यहाँ पर बैठा है। हाँ जी। राहु और केतु के बीच में, यानी कि राहु उल्टा चलेगा। हम उदित काल दोष की बात करें, ठीक है? तो इसके बीच में जो है सो ग्रह आ है, तो हमको नौवीं दृष्टि विचार करने की क्या जो है सो आवश्यकता है, यही ना? बोलिए। हाँ, तो भगवान हम नौवीं दृष्टि का भी विचार अवश्य करेंगे, और यह जो है सो करना भी जरूरी है। जिस भाव पर दृष्टि जाएगी, जो भाव खाली रहते हैं, तो अभी जान लीजिए, जो भाव खाली रहते हैं वहां पर कोई ना कोई राशियां अंकित रहती हैं, हम फिर भी जो है सो उस भाव का फल जो है सो कम होता है। यह अभी ज्योतिषकारों ने बताया, जिस भाव पर कोई ग्रह की दृष्टि ना हो उस भाव का फल जो है मध्यम रहता है। तो मध्यम में भी किसी न किसी रूप से फल देगा, ठीक है? कोई ना कोई राशि है तो उसके ग्रह चाहे इधर बैठे हो चाहे यहाँ पर बैठे, ठीक है? लेकिन उसके फल में केतु की दृष्टि जाएगी तो उसके फल में भी वहां पर हानि कर देगा। यानी कि मान के चलिए कि कुछ नहीं तो नुकसान तो नहीं तो हानि भी नहीं, एक चीज हुआ। लेकिन यहाँ पर साफ बात हो रही है कि नुकसान तो नहीं करेगा, ठीक है? मतलब फायदा तो नहीं होगा, ठीक रहेगा, ठीक ना? जी जी इसलिए इसकी दृष्टि का हम विचार कर रहे हैं, जी। ठीक ना? ठीक है राहुल जी। जी ऋषि चलिए, क्षमा करिएगा भगवान। और किन्हीं का कोई प्रश्न? और किन्हीं का कोई प्रश्न है? देखिए भगवान, प्रश्न आते हैं तो हम लोग को जो है सो चर्चाएं करने को भी प्राप्त होती हैं। तो जब चर्चा होती है तो ये कम से कम आश्वासन रहता है कि लोग विषयों को समझ रहे हैं या उस विषय के प्रति आप प्रेरित हो रहे हैं, तभी तो प्रश्न आ रहे हैं। कोई प्रेरित ही नहीं होगा, कोई समझेगा ही नहीं तो प्रश्न आएगा कहां से? बोलिए। हाँ भार्गव जी बोलिए प्रभु जी। नहीं नहीं गुरुदेव, सहमति जताई थी आपसे।
जी सहमति जताई थी आपके गुरुदेव वाक्य एक से। प्रश्न कर सकता चलिए हूँ? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, करिए प्रश्न करिए। मैं जानना चाह रहा था कि जो हम्म राहु है उनकी हम्म दृष्टि से जो जो आप प्रभावित हो रहे हैं हम्म उनके जो फल होंगे उसमें हानि हो जाएगी। जी जी कहीं ऐसा भी कुछ है कि उनका फल है जो पहले से हम्म मतलब जो भाव है वो सोया हुआ है या उसके हम्म डिग्री बल नहीं है, राहु के जाने हम्म, से उस बल को प्रभाव मिल जाएगा। बिल्कुल। मतलब जब वो जो पंच भाव है वो एक्टिव हो जाएगा। हाँ हाँ, देखिए, जब पंच महापुरुष योग का कोई जो है सो अच्छे योगों का कोई जो है सो निर्माण होता है, ठीक है, तो जी उसकी गुरुदेव। देखिए, पंच महापुरुष योग या कोई ऐसा शुभ योग जो कि मान के चलिए कि राहु केतु के मध्य रहने पर भी ऐसा कोई योग निर्माण हो जाए, ठीक है, ऐसा हम्म, कोई योग का निर्माण हो जाए, ठीक ना, जी तो उस योग का जो है दृष्टि, जैसे मान के चलिए कि चंद्र और गुरु दोनों बैठ जाए तो गज केसरी योग का निर्माण हो गया। जी। अब वो जिस भाव को देखेंगे, ठीक ना, वो हम्म, जिस भाव को देखेंगे उस भाव पर शुभता लाएंगे कि नहीं लाएंगे, जी लाएंगे। ठीक है, अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, वो जी अपना जो है सो शुभ शुभत्व तो जो है जातक को प्रदान करेंगे, तो उससे जो उसके फल की जो वृद्धि होगी, कोई ग्रह जो है सो वहां पर स्थित नहीं है, लेकिन हम्म, सिर्फ उनके देखने मात्र से वहां का फल जो है सो उदित हो गया, ठीक है। जी जी। वहीं पे यदि राहु की दृष्टि पड़ रही है और जो आप बता रहे हैं ये भी बन रहा है तो कौन सा फल ज्यादा प्रभावित होगा? वह जो है सो वहां पर उसके प्रभाव में न्यूनता लाएगा। अब राहु ही भगवान 0 डिग्री का है, ठीक ठीक है। ना, जी जी और वो जो है सो दृष्टि डाल रहा है वहां पे, ठीक ना, जी जी। तो उसका प्रभाव पड़ेगा, वो तो अपने जो है सो सोया हुआ है। ठीक ठीक बोल जी। मतलब राहु की डिग्री यदि कम है और वहां डिग्री ठीक है, वो मजबूत बैठे हुए हैं, उनकी हम्म दृष्टि पड़ रही है उस स्थान पे या उस हम्म भाव पे, तो प्रभाव कम रहेगा राहु का प्रभाव ना। राहु का प्रभाव कम रहेगा। जो हमारा जो गज केसरी योग बन रहा है उसका प्रभाव अच्छा रहेगा। जी, गज केसरी योग का प्रभाव अच्छा रहेगा। और एक चीज और बता देते हैं, जी मान के चलिए कि कोई ग्रह जो है राहु के साथ बैठ जाए, ठीक ना, जी राहु का जो है सो डिग्री बल जो है सो कम है, ठीक है, जी उस गुरुदेव। ग्रह का जो है सो प्रभाव जो है सो ज्यादा है उसके साथ बैठने के कारण, तो राहु वहां पर जो है सो फेल हो जाएगा, ठीक ना, अपनी अशुभता है वहां पर उतना दिखा नहीं पाएगा, हालांकि नेगेटिविटी उसकी बनी रहेगी, ठीक ना, नेगेटिविटी बनी रहेगी, लेकिन उतना ज्यादा प्रभाव जो है नहीं दिखा पाएगा। तो कभी कभी जो है ऐसा होता है कि काल सर्प दोष योग का निर्माण तो होता है, ठीक है, जी लेकिन उतना जो है जातक के लिए हानिकारक नहीं होता है। वह इसी कारण कि किसी न किसी ग्रह की उदित होने से, ठीक ना, या फल जी उसका जो है तो डिग्री बल बढ़ जाने के कारण जातक की अशुभता में कमी आ जाती है, ठीक ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा समझाया गुरुदेव, ये समझ आ गया मेरे। पहले मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था इस चीज में ना। हाँ, देखिए, राहु प्रभावी है, काल सर्प दोष में राहु प्रभावी है, ठीक ना, क्योंकि काल सर्प योग के लिए राहु जो है सो मुख है, और ये जो है सो उस पैर है, केतु जो है सो उसका पैर है। हम्म, हम्म, राहु का फल थोड़ा सा ज्यादा है, उसका वृद्धि। अब उदित अनुदित ये जान लीजिए कि उदित का भी प्रभाव है, अनुदित का भी प्रभाव है। अनुदित का फल कालांतर में प्राप्त होता है, उदित का हमें प्रत्यक्ष जो है सो मिल जाता है। जी गुरुदेव। और किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं, तो कक्षा को समापन करें प्रभु जी, आज्ञा है आप लोगों की। जी गुरुदेव। ओम पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। सभी का यथा योग अभिवादन। पुनः हम लोग, कल तो छुट्टी है प्रभु जी। जी कल जो प्रणाम चर्चा, हाँ कुछ विषय होंगे तो उस पर जो है सो चर्चा आप लोगों को ग्रुप में मिल ही जाएगी। आपस में आप लोग चर्चा करते रहें। सोमवार को हम लोग अगले जो चार प्रकरण हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो चार हमारे काल दोष बच रहे हैं उन पर। तब तक के लिए आप सभी का अभिवादन। सर्वे नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। हर हर महादेव। नमो नमः गुरुदेव। हर हर महादेव। सर्वेभ्यो नमो। सर्वभ्यो नमो नमः भगवान। सभी लोग भगवान लेफ्ट हो जाइए, वो रिकॉर्डिंग चल रही है।